नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे हमारा 2022 का सैम्पल पेपर, यानी कि 2022 का जो हमारा हिंदी का पेपर है उसको हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। और हमने जो लास्ट सैम्पल पेपर सॉल्व किया था लास्ट सेशन में, वो हमारा 2023 का ही सैम्पल पेपर था। तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है इस बार आए हैं हमारे सैम्पल पेपर में। और अब तक आप पिछले 2 बार से आप यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हैं, तो काफ़ी सारी जो एक तरह से तैयारी है आपकी हो चुकी है। लास्ट में आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि आपको कितना अभी तक समझ में आया है, कितना नहीं आया है, और क्या चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हुई है हमारे एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल आज भी हम यहाँ पर 2022 का पेपर लेकर चलेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर उन्हें हम घर पर रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। दूसरे के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही। यानी कि अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंसान के, चाहे सुख में शामिल हो रहे हैं चाहे दुख में शामिल हो रहे हैं, में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी अगर लेते हैं, यानी कि अगर आप किसी के साथ अगर हैं, अगर आप उसके दुख में या सुख में सच्चे दिल से हैं। आजकल लोग सुख में भी सच्चे दिल से शामिल नहीं होते, क्योंकि सुख में भी क्या होता है, अरे इसके पास तो ऐसा है, उसके पास तो वैसा है, उसके पास तो ऐसा है, ये सोचकर आपस में जलते रहते हैं। तो एक सच्चा सुख भी, सच्चे सुख से भी लोग एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते हैं। लेकिन जो सच्चे सुख से एक तरह से दिलचस्पी लेता है लोगों में, तो ये अच्छे संस्कार के लक्षण तो है ही, साथ ही ये एक व्यवहार कुशलता भी है। और ऐसे यानी कि उसके व्यवहार की एक ये विशेषता है कि जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यानी कि अगर हम अपने व्यवहार में इस तरह की बात रखते हैं कि लोगों के सुख दुख में हम खुले दिल से, सच्चे दिल से हम लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, तो ये भी एक व्यवहार कुशलता है और ये लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावटीपन, बनावटीपन और ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। आजकल यही होता है कि अगर आप कहीं पर शामिल हो रहे हैं तो काफी ज्यादा दिखावा उसमें होता है, काफी बनावटीपन उसमें होता है, और एक ऊपरी ऊपरी का शिष्टाचार ये सामने दिख जाता है कि कौन इंसान दिखावा कर रहा है, कौन इंसान सच्चे दिल से आपके साथ खड़ा है, ये पता चल जाता है। लेकिन फिर भी इंसान ऐसी हरकतें, ऐसी चीजें करने से बाज नहीं आते, यानी कि वो दिखावा करने से, बनावटीपन करने से वो नहीं चूकते हैं। जो भावना सच्ची होती है, जो हृदय से निकलती है, वह हृदय को भी बांध सकती है। यानी कि जो भावनाएं सच्ची होती हैं, जो हृदय से निकलती हैं, वो हृदय को भी बांध लेती है। यानी कि आप मनुष्य को अपने एक तरह से अपने वश में कर लेती हैं, अपने यानी कि एक दूसरे से मन का मिलाप करवा देती हैं। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितनी भी आत्मविश्वासी और संतुष्टि क्यों ना दिखाई दे, यानी कि ऊपर से कोई भी जो बड़ा आदमी है कितनी भी आत्मविश्वासता दिखा ले, आत्म संतुष्टि दिखा ले, पर भीतर से वह आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा होता है। जो बड़ा होता है वो कितना भी बाहर से आपको आत्मविश्वासी दिखता है, कोई भी व्यक्ति, कई बार क्या होता है कि लोग आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी दिखते हैं, बहुत ज्यादा संतुष्ट दिखाई देते हैं, और लेकिन वो हमेशा हमारे लिए, हमसे हमेशा प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह के भूखे होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय में के निकट पहुंच जाएंगी। यानी कि अगर आप अच्छे से उनसे पेश आते हैं, अगर आप उनके
काम आते हैं, सच्चे दिल से उनका साथ देते हैं, तो प्रामाणिकता पूर्वक आप उनके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठाक समझना, उनकी कद्र करना, उनके सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ उन अच्छे से उनकी भावनाओं को समझना कि ये इस टाइम पे दुखी है, या ये इस टाइम पे परेशान है, या इस टाइम पे इसे किसी चीज की जरूरत है, उनकी कद्र करना, उनकी सच्चाई और स्नेह, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। और इसी से क्या होता है, सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। अगर आप कुछ व्यवहार कुशलता कहीं पर दिखाते हैं, तो तभी आप लोगों में सामाजिक एक तरह से जो जीवन है उसमें आप लोकप्रियता के दरवाजे की कुंजी अपने हाथ में ले लेते हैं, और इससे हमारी भी सुख शांति बढ़ती है। और ये अलग बात है। देखिए, एक तरह से समाज में लोकप्रियता तो बढ़ती है, हमारी स्वयं के अंदर भी एक सुख और एक शांति की अनुभूति हमें होती है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर एक ये पठित गद्यांश था जिसको हमने पढ़ा। अब हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न है और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है, यानी कि टोटल आपके 15 नंबर का ये आपका पठित गद्यांश है। तो लेकिन आप देखेंगे कि ये जो आपका न्यू जो आपका सैंपल पेपर आया है इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ये शायद आपका जो सैंपल पेपर है वो अभी जो आया था वो 80 मार्क्स का आपका हो चुका है। आपका जो ये अपठित गद्यांश है ये आपका 10 मार्क्स का यानी कि 10 नंबर का यहाँ पर हो चुका है। अब आप देखेंगे कि आपको प्रश्नों के उत्तर, यानी कि यहाँ पर इतने प्रश्न शायद अगले जो आपका नेक्स्ट एक तरह से एग्जाम होगा जो, उसमें आपको शायद इतने सारे आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देने होंगे, प्रश्नों की संख्या यहाँ पर शायद कम हो जाएगी और आपके मार्क्स भी उसी तरह से कम यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है? लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है? तो देखिए, लोगों को कब होती है हमारी सहानुभूति और प्रोत्साहन की आवश्यकता? अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो लोगों को हमारी सहानुभूति और प्रोत्साहन की आवश्यकता तब होती है जब कभी कोई लोग शोकग्रस्त होते हैं या दुखी होते हैं या पराजित होते हैं, तो उस समय पर उन्हें हमारी सहानुभूति की आवश्यकता होती है। तो देखिए, बहुत ही छोटा सा आंसर है, तो इसको आप इसी तरह से अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब लोग त्रस्त होते हैं, पराजित होते हैं या शोकग्रस्त होते हैं, तभी हमें उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है। जिस समय लोगों का आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है, उस समय उन्हें हमारे प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो इस तरह से आप उसका सुंदर सा उत्तर लिख सकते हैं। अगला है, सच्ची भावना का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपके मन में किसी के लिए सच्ची भावना है, अगर आप किसी से सच्चे दिल से, अंतःकरण से जब आप मिलते हैं, तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो इसका प्रभाव होता है कि लोग हमारी ओर आकर्षित हो जाते हैं और हमको एक तरह से व्यवहार कुशल यहाँ पर समझा जाता है। और इससे क्या होता है, पता चलता है कि हम जो है जो भी काम कर रहे हैं वो सच्चे दिल से कर रहे हैं, सच्चे हृदय से कर रहे हैं, और इसी कारण लोगों से हम हृदय से भी जुड़ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, ऊपर से आत्मविश्वासी व संतुष्ट दिखने वाले व्यक्ति भी भीतर से किस चीज की जरूरत होती है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार, जो ऊपर से आत्मविश्वासी और संतुष्ट दिखाई देते हैं, देखिए आपको लगता होगा कि आपके माता पिता जो है वो कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस हैं, वो हर चीज कर सकते हैं, उनके पास हर चीज की चाबी है और वे काफी ज्यादा संतुष्ट हैं अपने से। जैसे आप लोग होते हो ना कि आप दुखी रहते हो, आपको डर लगता है, एग्जाम है, ये है, वो है, लेकिन आपके माता पिता को भी कभी कभी आपकी ही तरह
प्रशंसा की, यानी कि आप कभी भी अपनी मम्मी की प्रशंसा कर सकते हैं कि हाँ, आज आपने टिफिन बहुत अच्छा बनाया था, आज आपने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाया था, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और कभी उनको प्रेम करना, ये सारी चीजें आप उनसे कर सकते हैं। यानी कि चाहे इंसान बाहर से कितना भी आत्मविश्वासी, आत्मसंतुष्ट दिखाई देता है, भीतर से वह भी कभी कभी उसको भी हमारी तरह प्रशंसा, प्रोत्साहन और स्नेह की आवश्यकता होती है। और ये सब चीजें हमें उनको देनी चाहिए। व्यवहार कुशलता के क्या लक्षण हैं? अगर आपको जानना है कि ये व्यक्ति व्यवहार कुशल है, तो इसके क्या, एक तरह से क्या व्यवहार कुशलता का क्या लक्षण है कि ये व्यक्ति व्यवहार कुशल है, तो क्या लक्षण है उसके? व्यवहार कुशल व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा दूसरों की प्रशंसा करता है, दूसरों को प्रोत्साहित करता है, दूसरों से प्रेम करता है और दूसरों की भावनाओं को ठीक ठाक समझ लेता है, उनकी भावनाओं की कद्र करता है, उनके साथ हमेशा सच्चाई और स्नेह से व्यवहार करता है। वही व्यक्ति व्यवहार कुशल व्यक्ति माना जाता है। तो देखिए, इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश के लिए। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। जो गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक आपने यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, इसमें आपको, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इस 3 नंबर के प्रश्न को किस तरह से करके आते हैं और कैसे आप इसमें एक अच्छा सा यहाँ पर इसको एक शीर्षक देते हैं। तो ये आप घर से करके लाएंगे, यानी कि इसको आप पढ़कर आएंगे और साथ ही इसके एक उपयुक्त शीर्षक भी इसके लिए लिखेंगे। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। 10 नंबर का ये आपका प्रश्न है। 200 शब्दों में आपने यहाँ पर निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। तो देखिए, आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप एक बार पढ़ लीजिए चारों को, उसके बाद जब आपको लगता है कि आपका इस टॉपिक पर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, तो आप उसे कीजिए। पहला टॉपिक है राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान। राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति किस प्रकार से अपना योगदान दे सकती है, कैसे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, वो सारी बातें आप यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल सेम वही आपको प्रस्तावना लिखनी होगी सबसे पहले, और उसके बाद आपको सब हेडिंग्स लिखकर जो एक तरह से आंसर लिखना है वो आप लिख सकते हैं। लास्ट में प्रस्तावना लिखकर आप इस निबंध का एंड कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर टॉपिक, शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप। देखिए, अशिक्षित अगर कोई व्यक्ति है और वो बेरोजगार है, तो उसमें उतनी बड़ी एक तरह से बात उसको नहीं मान सकते, लेकिन अगर कोई शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार है तो वो एक अभिशाप के रूप में है। और आजकल किस तरह से बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और खास तौर पर शिक्षित बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है। इतना ज्यादा अलग अलग तरह के की पढ़ाई करने के बाद, अलग अलग तरह के कोर्स करने के बाद, अलग अलग तरह की चीजों में एक्सपर्ट होने के बाद बच्चों को एक फिक्स टाइम पे जॉब नहीं मिल पाती है, एक फिक्स टाइम पे उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। कई बार इसका बहुत ही नेगेटिव परिणाम भी हमें देखने को मिला है। तो इसलिए यहाँ पर आप एक बहुत अच्छा निबंध इस पर लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेज भरने की जरूरत नहीं है, केवल 200 शब्दों में आपने एक अच्छा निबंध यहाँ पर लिखना है। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और आप देखेंगे ये कुछ पहले के सैंपल पेपर में भी देखेंगे इस तरह का टॉपिक आपके निबंध में जरूर आया है। उत्तराखंड में की पर्यटन संभावनाएं। तो आप उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड में पर्यटन की किस तरह से संभावनाएं हैं, कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां पर पर्यटक आते हैं, और एक तरह से हम उनको और भी अच्छा
बना सकते हैं और भी अच्छा उस पर कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे जो है आध्यात्मिक जो जगह है, 4 धाम यात्रा आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं। तो इस तरह से पर्यटन की संभावनाएं उत्तराखंड में काफी ज्यादा है, और उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे कैसे पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, और कैसे इसको पूरा एक अच्छा व्यवसाय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला है ग, विज्ञान की उपलब्धियां। अगला जो हमारा निबंध है, विज्ञान की उपलब्धियां। विज्ञान ने क्या क्या हासिल कर लिया है, विज्ञान ने किस किस तरह से अपनी उपलब्धियों को हासिल कर लिया है, वो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। विज्ञान की उपलब्धियों में आप पहले तो क्षेत्र लिख सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में विज्ञान ने तरक्की की है, कैसे कैसे विज्ञान ने तरक्की की है, और कैसे कैसे साइंस और नए नए एक्सपेरिमेंट करके और अच्छी अच्छी चीजें लोगों के लिए लेकर आ रहा है। तो इस तरह से काफी कुछ चीजें आप इस एक पॉइंट पर लिख सकते हैं। देखिए, आपको सभी पॉइंट्स नहीं करने हैं, आपको केवल एक विषय पर निबंध लिखना है। 4 विषय दिए गए हैं। राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान, शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना, विज्ञान की उपलब्धियां। ये सारी चीजें आपने करनी है याद। और वहां पर आपको लगता है कि जो टॉपिक आप आसानी से अच्छा लिख सकते हैं उसको आप जरूर लिखें। अगला है, निम्नलिखित के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। निम्नलिखित के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो अब यहाँ पर आपको उत्तर देने हैं। संक्षिप्त मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उत्तर नहीं देना है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर एक अच्छे समाचार पत्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो समाचार पत्र है उसके बारे में मैंने सारी चीजें बताई थी आपको, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। एक तरह से मैंने आपको व्याकरण से जुड़े हुए जो यहाँ पर प्रश्न, जैसे फीचर किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर कुछ पंक्तियां बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आते हैं, और ऐसे प्रश्न आपको एक तरह से पूरा 1 नंबर यहाँ पर दिलवा सकते हैं। तो देखिए, समाचार पत्र में सदैव सच लिखा रहना चाहिए, यानी कि हमेशा समाचार पत्र में सच लिखा होना चाहिए। संपादकों को खबर लिखते समय, यानी कि जो समाचार पत्र के संपादक हैं, उनको खबर लिखते समय अपनी निजी भावनाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यानी कि कोई पर्सनल जो उनके मैटर्स हैं, अपनी निजी भावनाएं जो है, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। समाचार पत्रों को आसान और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। समाचार पत्रों को बिना किसी परिवर्तन के खबर को छापना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों की जो हैबिट होती है पढ़ने की समाचार पत्रों को, वो एक तरीके से अपने तरीके से समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। तो अगर उसमें खबरों को एक तरह से चेंज कर दिया जाता है, आपने देखा होगा कि हर एक खबर के लिए एक फिक्स जगह होती है। जैसे लास्ट वाला जो पेज होता है उसमें देश विदेश से जुड़ी हुई खबरें होती है, उससे पहला जो पेज होता है उसमें बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबरें होती हैं, उससे पहले का जो पेज होता है उसमें कृषि से और खेल से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो इस तरह से आपका जो पूरा का पूरा जो पेपर है वो एक तरह से एक तरह से पत्रों के बिना किसी परिवर्तन की खबर को नहीं छापना चाहिए। यानी कि एक तरह से अगर आपको लगता है कि कोई खबर जो है वो गलत प्रूफ हो गई है, यानी कि गलत सिद्ध हो रही है, तो बिना किसी परिवर्तन के, यानी कि अपनी मर्जी से आपने उसमें वो नई चीजें नहीं छापनी है, नई चीजें आपको नहीं बतानी है। तो इस तरह से समाचार पत्र के काफी सारे गुण मैंने आपको बताए थे। अगला प्रश्न है, देखिए ये तो आसानी से आप लोग कर लेंगे, बहुत ही सरल सा है, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाए भी है। अगला है यहाँ पर फीचर किसे कहते हैं। तो देखिए,
यहाँ पर फीचर किसे कहते हैं, तो जो मैंने आपको शुरुआत में फीचर के बारे में भी मैंने आपको पूरा का पूरा जो है टॉपिक बहुत अच्छे से करवाया है। फीचर किसे कहते हैं, तो फीचर लेखन एक अच्छी पत्रकारिता है। ठीक है, फीचर लेखन क्या है? फीचर लेखन एक अच्छी पत्रकारिता है। एक उत्तम फीचर उसे ही माना जाता है जो उचित विषय पर आधारित हो, यानी कि जो एक अच्छा सटीक विषय पर आधारित हो, आकर्षक रूप में वहां पर तथ्यों को प्रस्तुत किया गया हो, भाषा शैली में शालीनता हो, पत्र पत्रिकाओं में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए फीचर लेखन में यह अपेक्षा की जाती है वह सहज और उचित शब्दों का प्रयोग करे। तो देखिए, इसलिए आप यहाँ पर आसानी से, बहुत ही आसानी से इस एक प्रश्न का उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। अगला है यहाँ पर, जनसंचार का प्रिंट माध्यम क्या है? जनसंचार का प्रिंट माध्यम, रेडियो देखिए क्या है, ऑडियो है, और फिल्म क्या है, वो आपका वीडियो है। लेकिन पत्रिका, पत्रिका जो है वो आपका एक तरह से प्रिंट माध्यम है। पत्रिका क्या है? प्रिंट माध्यम है जनसंचार का। अगला है प्रश्न घ। देखिए, इसी के सारे प्रश्न हैं, ये एक प्रश्न, ये दो प्रश्न, ये तीन प्रश्न, ये चार आपका यहाँ पर प्रश्न। ठीक है, टेलीविजन निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है? टेलीविजन निम्नलिखित में से जनसंचार का माध्यम कौन सा है? तो देखिए, टेलीविजन में जो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों के माध्यम आपको, स्मार्ट जो आपका टेलीविजन होगा, स्मार्ट जो आपका टीवी होगा, उसमें जनसंचार के ये माध्यम बताए गए हैं। और खास तौर पर ये होते हैं ऑडियो विजुअल। अगर आप कोई न्यूज सुन रहे हैं, अगर आप कोई जानकारी दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर आप उसको ऑडियो विजुअल तरीके से सुनेंगे, ऑडियो विजुअल तरीके से जानेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर आप आसानी से आप उसको समझ जाएंगे कि जो ये ऑडियो विजुअल इफेक्ट है वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो टेलीविजन में आप देखते हैं, मूवीज देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं? सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अगला है हमारा, समाचार पत्र में संपादक के विचार को कहा जाता है। जो समाचार पत्र होता है उसमें आप देखेंगे एक जो पीछे का पेज होता है, बीच का जो पेज होता है, उसमें कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है, कौन बताएगा? जो बीच का पेज होता है समाचार पत्र में, संपादक का जो विचार होता है उसको क्या कहा जाता है? तो जो समाचार पत्र में संपादक का विचार होता है उसको संपादकीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपादकीय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसका सही उत्तर है पत्रिका, और इसका सही उत्तर है संपादकीय। रिपोर्ट नहीं कहा जाता उसको, फीचर नहीं कहा जाता उसको। अब देखिए, अगला यहाँ पर है नंबर 4, जो आपका प्रश्न है, समाचार पत्र लोकतंत्र की प्रहरी अथवा मदपान, समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी अथवा मदपान एक सामाजिक कलंक विषय पर 150 शब्दों में एक आलेख लिखिए। एक आलेख लिखना है जिसके दो आपको यहाँ पर विषय दिए गए हैं। एक आलेख लिखना है लेकिन विषय दिए गए हैं दो। समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी एक है, मदपान एक सामाजिक कलंक, इन पर आपने आलेख लिखना है। तो इस तरह से देखिए, आपने यहाँ पर देखा कि हमने सबसे पहले आज अपने सैंपल पेपर में यहाँ पर हमने शुरुआत से जो हमारा पठित गद्यांश था वो हमने पढ़ लिया। साथ ही हमने निबंध से जो यहाँ पर दिए गए 4 टॉपिक थे उन पर डिस्कस किया, और व्याकरण से जुड़े हुए जो प्रश्न थे उन पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे जो है हमारा यहाँ पर वो है हमारे काव्य खंड से जुड़ा हुआ पोर्शन, यानी कि काव्य खंड से जुड़ा हुआ पोर्शन हमारा यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें आपकी बुक से ली गई है, यानी कि ये आपकी पाठ्य पुस्तिका से ली गई है, और पाठ्य पुस्तिका से जो ली गई हमारी ये कविताएं हैं, इनको आप, आज का ये आपके लिए है कि आप इसको घर पर एक बार पढ़ें अच्छे से। तो एक बार हम इसको यहाँ पर रीड करते हैं, उसके बाद देखिए इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे,
यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, होऊं मैं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिरता करता पद को भरता उर में विहलता है। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये जो आपकी कविता है, अब यहाँ पर पहला ही प्रश्न जो आपका दिया गया है वो है पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो मैं आपको पिछले लास्ट 2 सेशन से, जब से हम यहाँ पर अपने सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तब से मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप गद्य खंड पढ़ रहे हैं तो आप पाठ और लेखक का नाम, अगर आप काव्य खंड पढ़ रहे हैं तो कविता और कवि का नाम आप जरूर याद कर लें। ठीक है, तो ये आपकी कविता है, शुरुआत की सबसे पहली कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और इसके कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। तो ये तो पहला प्रश्न हमारा है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न और दिए गए हैं। वह कौन सी शक्ति है जो चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देती है? तो चिड़ियों के पंखों में चंचलता भरती है उनके बच्चों की नीड़ों से झांक रही वो तस्वीर, कि उनके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, आशा लगाकर बैठे होंगे कि अभी हमारी माँ आएगी, अभी हमारे पिताजी आएंगे, हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे, आशा में लगे होंगे। तो इसीलिए ये सोच कर उनके पंख जो है और तेज तेज चलने लगते हैं, और क्योंकि शाम ढलने वाली है, उनके बच्चे घोंसलों में अकेले हैं, तो इस तरह से वो अब अपने घोंसलों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यही शक्ति है जो चिड़ियों के पंख में चंचलता भर देती है। अगला प्रश्न है, कवि किसके लिए चंचलता त्याग देता है? कवि किसके लिए चंचलता त्याग देता है? कवि कहता है कि मुझसे मिलने को है कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचलता, यह प्रश्न स्थिरता पद को कर भरता उर में विहलता है। तो कवि के मन की चंचलता, कवि ने अपने मन की चंचलता को त्याग दिया है। कवि कह रहे हैं कि मेरे लिए कौन है, मुझसे मिलने के लिए कौन चंचल है, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, और मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं किसके लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा तो अब कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए चंचल हूँ। इसीलिए उन्होंने अपने आप को एक तरह से अपनी जो चंचलता है उसको उन्होंने त्याग दिया है। और कवि कहते हैं कि इसी बात ने मेरी जो पद है, मेरे जो पैर हैं उनको रोक दिया है, और मेरे अंदर स्थिरता ला दी है, और यही मेरे मन में विकलता को भी भरता है, ये मेरे मन में विकलता को भी लेकर आता है। तो इस तरह से हमने पहला काव्यांश यहाँ पर पढ़ा, और आप देख सकते हैं 2 काव्यांश यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। दोनों में से एक को आपने करना है और ध्यान पूर्वक पढ़ना है सबसे पहले, उसके बाद फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ पर देने हैं। तो इस तरह से जो हमारा अगला यहाँ पर जो काव्यांश है उसको आप घर से पढ़कर आएंगे, और उसके बाद उस पाठ से जुड़े हुए जो कवि हैं और पाठ का नाम है उसको भी पढ़कर आएंगे। तो बच्चों, आज के सैंपल पेपर में हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़ा, और उसके बाद हमने यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न डिस्कस किए। और आप देख रहे हैं ये जो फीचर है, ये समाचार पत्र है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। और फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, आपको फीचर समझ में नहीं आता, आपको आलेख समझ में नहीं आता, आपको समाचार पत्र समझ में नहीं आता, पत्रकारिता समझ में नहीं आती, तो आप नेक्स्ट सेशन में अपने सारे डाउट्स जरूर क्लियर कर ले। बाकी हमने यहाँ पर आज जो है अपने काव्य खंड से संबंधित, यानी कि जो हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका है उसके जो काव्य खंड से संबंधित यहाँ पर पहला एक जो काव्यांश है उसको हमने पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। बाकी दूसरे काव्यांश को आप पढ़कर आए, नेक्स्ट सेशन में हम उससे भी जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वैसे ऑप्शन में आपको केवल एक काव्यांश को सॉल्व करना होता है, लेकिन ये हमारा सैंपल पेपर है, जितनी ज्यादा हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। कोई भी डाउट हो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।